हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द सेल स्टोरी में, वेयर वी एस नीड बायोलॉजी प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वाला जो सेशन करा था उसी को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं लास्ट 15 ईयर्स PYQs का डिस्कशन, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके जितने भी PYQ पूछे गए हैं वो सारे हम लोग कर रहे हैं और उनको साथ ही साथ डिस्कस भी कर रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपके आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि आपके इससे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये दोनों सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इनको ज़रूर वॉच करिएगा। एक बार वॉच करोगे तो सारे के सारे जो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी सेशन को हम लोग आज फिर कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस कराए थे, करीब इतने ही क्वेश्चन आज फिर से हम लोग करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और बच्चों, सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज PYQs डिस्कशन। बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। देखो, राइबोसोम जो होता है हमारा दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। ठीक है, एक जो एनिमल है और एक जो हमारा यूकैरियोट सेल है, एक जो है हमारा वो प्रोकैरियोट सेल है। ठीक है, तो यूकैरियोट सेल में क्या होता है, 80S राइबोसोम होता है हमारा, और प्रोकैरियोट में हमारा कौन सा होता है, 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, 80S राइबोसोम की दो सब यूनिट होंगी, लाइकवाइज प्रोकैरियोट जो राइबोसोम होगा उसकी भी दो सब यूनिट होंगी। ठीक है, तो 80S राइबोसोम की दो सब यूनिट कौन कौन सी होंगी, एक होगी 60S, दूसरी होगी हमारी 40S, और इसी तरह से जो प्रोकैरियोट राइबोसोम है उनकी दो सब यूनिट होगी, एक होगी हमारी 50S और दूसरी होगी हमारी 30S। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब यूनिट का आप लोग अगर इनको जोड़ोगे तो उसका योग 70 और 80 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं और एस का मतलब है यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर 80S राइबोसोम है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो 80S आ जाएगा सब यूनिट्स को डिवाइड करने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यूनिट सेपरेटेड हैं, 60S लार्ज सब यूनिट, 40S स्मॉल सब यूनिट। लाइकवाइज यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में भी 50S लार्ज सब यूनिट और 30S स्मॉल सब यूनिट। तो राइबोसोम हमारा क्या है कि दो सब यूनिट से मिलके बना है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स। देखो, डिफरेंट प्रोटीन दो तरह की सब यूनिट होंगी, क्वेश्चन घुमाया है डिफरेंट प्रोटीन और कोई बात नहीं है। ठीक है, 40 किसी में भी नहीं होता है, ना तो यूकैरियोट्स में होता है ना प्रोकैरियोट्स में होता है। 20 किसी में भी नहीं होता है, ना तो यूकैरियोट्स में होता है और ना तो प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, 80 हमारा होता है इसमें, 80 हमारा होता है यूकैरियोट्स में और 60 हमारा किस में होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या निकाला हम लोगों ने, इसका सही आंसर निकाला हम लोगों ने 80S राइबोसोम। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या है, 80S राइबोसोम। ये किसकी सब यूनिट, ये किसका राइबोसोम है, ये है हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पे और 70S अगर दिया होता तो फिर वो भी सही होता, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता, लेकिन दिया नहीं है, केवल 80S दिया हुआ है और बाकी ये तो 60 खाली एक सब यूनिट दी हुई है और ये कुछ होता ही नहीं है, है ना। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों, 80S राइबोसोम। मैं इसको मार्क कर रही हूँ 80S राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मैच कराना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को कराया था, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड पूछा जा रहा है तो इसको याद कर लेना है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है मिडिल में होगा और जो हमारी क्रोमोसोम की जो आर्म्स होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, मिला लेते हैं हम लोग।
सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। तो बच्चों ये वाला जो सेंट्रोमियर की सिचुएशन है ये हम लोगों ने किस में डिस्कस करा था, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंडीशन हम लोग एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में देखेंगे, जिसमें एक जो है हमारी क्रोमोसोम की जो आर्म होगी वो एक्सट्रीमली शॉर्ट होगी और एक आर्म जो है वो वेरी लॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कराया था कि एक्रोसेंट्रिक में होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। जो टर्मिनल एंड पे सेंट्रोमियर होगा तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक में क्या है कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है एकदम टर्मिनल होगी, लाइक इस तरह से, जैसे ये एक क्रोमोसोम है तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है इस तरह से होगा। ठीक है, एकदम यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही टिप पे, टर्मिनल एंड पे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। तो ये किसकी बात करेंगे, टीलोसेंट्रिक की। सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये कब होगा, जब क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होगा। मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो उसमें जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है वो एकदम मिडिल में होती है, बीच में होती है। जैसे कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है तो इसमें जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होगी वो एकदम बीच में होगी। ये आर्म और ये आर्म दोनों क्या है, इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है, और सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। ठीक है, तो अगर जो है क्या है, सेंट्रोमियर पोजीशन थोड़ा सा ऊपर हो गई, एक आर्म जो है इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और एक आर्म जो है वो क्या है, थोड़ी सी शॉर्ट हो गई। तो ये इस कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चों, इस कंडीशन को कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो अब हम लोग मिला लेते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात किसमें कही है, थर्ड ऑप्शन में बात करी गई है। जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात की गई है वो कहाँ की गई है, वो फर्स्ट ऑप्शन में करी गई है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात कहाँ की गई है, फोर्थ ऑप्शन में की गई है। और टीलोसेंट्रिक की बात कहाँ पे करी गई है, सेकेंड ऑप्शन में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ए का थर्ड, बी का वन, सी का फोर, डी का सेकेंड। मिला लेंगे अपना ऑप्शन। ए का थर्ड कहाँ कहाँ पे दिया है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है बच्चों जहाँ पे ए का थर्ड दिया हुआ है, बी का वन दिया हुआ है, सी का फोर दिया हुआ है और डी का टू दिया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप लोग क्रोमोसोम की ये जो पोजीशन है इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वहाँ पे हमें क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ये बात याद रख लेना है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत बात कर रहा है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच्ड टू ERA, तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, ये भी सही बात कर रहा है। वहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हमने स्मूथ क्यों कहा था, क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट थे। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। तो ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, ये पहली बात तो जो हमारा प्रोकैरियोट होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, केवल और केवल राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम किससे अटैच है किससे नहीं अटैच है इससे हमको कोई मतलब है। राइबोसोम वहाँ पे कहाँ मिलेंगे आपको, फ्रीली साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, इसीलिए हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये वाला। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करती है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किसकी सिंथेसिस करती है? ये करती है लिपिड की सिंथेसिस। और कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स में नहीं बेटा, यूकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या है, सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है वो क्या है? एब्सेंट है। आगे बात करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कितने ज़्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है, यहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स act as passages for proteins and RNA molecule in both direction between nucleus and cytoplasm. Mature sieve tube element possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelle. Microbodies are present in both plant and animals. The perinuclear space form a barrier between the मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। देखो बेटा, जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है वो बैरियर की तरह काम करता है, सेपरेट करेगा न्यूक्लियस में जो भी कंटेंट है और जो साइटोप्लाज्म में जो भी कंटेंट है उन दोनों को। ठीक है, माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होंगी दोनों प्लांट एंड एनिमल में, और जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो एक चैनल की तरह, एक पैसेज की तरह काम करते हैं प्रोटीन्स के लिए, आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए, ताकि उनका जो है साइटोप्लाज्म में जाना हो सके, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना जाना हो सके। गलत स्टेटमेंट इसमें क्या कह रहा है बेटा, कि जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इनमें क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो, जो हमारी सीव ट्यूब्स होती है ना बेटा, इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से ये जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनके लिए इनको हेल्प चाहिए होती है किनकी? कंपेनियन सेल्स की। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इसीलिए इस ऑप्शन को हम लोग बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैच कराना है बच्चों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैंने कराया था आप लोगों को लास्ट सेशन में। क्रिस्टी हमने कहाँ पे देखा था? क्रिस्टी हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में। थाइलेकोइड हम लोग कहाँ देखेंगे? क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे। स्टैक लाइक जो होते हैं कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। और सेंट्रोमियर कहाँ देखोगे बेटा? क्रोमोसोम में देखोगे। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, सेल डिवीजन के लिए सेंट्रोमियर जो है बीच से स्प्लिट हो जाता है एनाफेज में, और क्या होते हैं हमारे जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट होते हैं। और सिस्टर्नी हमने कहाँ देखा था? सिस्टर्नी हमने देखा था गोल्जी बॉडी में। देख लेंगे क्या कह रहे हैं। सेंट्रोमियर क्या है हमारा? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम। तो आर का क्या है हमारा? फर्स्ट है। क्रिस्टी हमारा क्या है? इनफोल्डिंग्स इन माइटोकांड्रिया। टी का हमारा क्या है? थर्ड। क्यू का हमारा क्या हो जाएगा बेटा? थाइलेकोइड। फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यू का हो जाएगा 4। बचा हमारा एस, तो एस का हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सिस्टर्नी। डिस्क शेप सैक्स इन गोल्जी ऑपरेटस, इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। मिला लेंगे। टी का थर्ड, क्यू का फोर्थ, आर का 1 एंड एस का 2। जहाँ पे भी ये ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, टी का 2, यहाँ पे क्यू का थर्ड दिया है, गलत हो गया। और पी का 2 और कहाँ सॉरी, देखो पी का थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने 2 बोल दिया, पी का थर्ड ऑप्शन है। यहीं पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा मुझे इसलिए लिखने पे ठीक पड़ता है। पी का थर्ड, क्यू का 4, आर का 1, एस का सेकेंड। ये मिला लेंगे, कहाँ पे होगा? पी का थर्ड यहीं पे दिया हुआ है खाली, क्यू का 4, आर का 1, एस का 2। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is referred to as। अभी मैंने बताया है कि जब सेंट्रोमियर की पोजीशन मिडिल में होती है, जब सेंट्रोमियर क्या है? मिडिल में है एकदम, और जिससे 2 इक्वल लेंथ की आर्म बनती है, 2 इक्वल लेंथ आर्म्स,
तो इस तरह का जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है, उस तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं मेटासेंट्रिक। तो ये कौन से क्रोमोसोम की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। यहाँ से हमको पकड़ना है ना, 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम सिचुएटेड इन मिडिल। तो इस तरह के क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं? देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कुछ सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं? ऐसा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है हमारा गोल्जी बॉडी, तीसरा है हमारा वैक्यूल, और चौथा है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये कैसे सेल ऑर्गेनेल हैं? ये हमारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब का खुद का अलग अलग काम होता है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम भी आ गया, तो गलत हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, और यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम आ गया, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही हो रहा है बच्चों? यहाँ पे सही हो रहा है स्टेटमेंट सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये सब हमारे क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipid in the eukaryotic cell? गोल्जी बॉडी, यहीं पे तो सिंथेसिस होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, लिपिड्स की सिंथेसिस होती है। पेरोक्सिसोम हमारा क्या है? ये बीटा ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है। और पॉलीसोम हमारा क्या है? चेन ऑफ मैनी राइबोसोम जो है, वो मैनी राइबोसोम क्या है? अटैच होते हैं एक सिंगल एमआरएनए से सेम तरह की प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो पॉलीसोम एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या सही ऑप्शन है यहाँ पे? गोल्जी बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे भी नॉट करेक्ट पूछा है। Lysosome are formed by process of packaging in the endoplasmic reticulum. Lysosome have numerous hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH and lysosome are the membrane bound structure. ठीक है बेटा, तो इसमें क्या बताना है हमें? इसमें बताना है नॉन करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट। तो लाइसोसोम हमारा क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यस, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। लाइसोसोम हमारा क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, एकदम सही बात की है। लगभग 4.5 to 5 पीएच होता है इसका, एसिडिक पीएच होता है। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलेजेस बोलते हैं। और ये क्या है? लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ये ऑप्शन ना, ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो जो लाइसोसोम है हमारा, वो पैकेजिंग से तो बनता है, लेकिन किसकी पैकेजिंग से बनता है? गोल्जी बॉडी की, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको नोट डाउन करेंगे बेटा, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी, ना कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा? इसका सही ऑप्शन है ए, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या गलत चीज यहाँ पे
बताई गई है वो हमें बताना है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। आउटर मेम्ब्रेन इज permeable to monomers of carbohydrate, fats and proteins. Enzymes of electron transport are embedded in the outer membrane and inner membrane is convoluted with इनफोल्डिंग। इसमें हमें क्या बताना है, विच इज इनकरेक्ट, ये सब बताना है हमको, ठीक है, हमको इनकरेक्ट बताना है। देखो जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो क्या है, उसमें इनफोल्डिंग्स होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें इस तरह से इनफोल्डिंग होती है ना, इस तरह से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। ये किस लिए होती है बच्चों, ये क्या करती है क्रिस्टी, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। अदर ऑप्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो एकदम सही बात की है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो मैट्रिक्स है वहां पे क्या है, एक सिंगल जो है सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होता है, और क्या होता है, खुद का आरएनए भी होता है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो बिल्कुल सही बात की गई है यहाँ पे कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, परमिएबल होती है मोनोमर्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और इन्हें कहा जाता है पोरिन्स, ठीक है। तो ये पोरिन्स चैनल क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, आयंस का। तो इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे गलत क्या है बेटा, यहाँ पे गलत है हमारा सी ऑप्शन। क्यों गलत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, ना कि आउटर मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए था सही होने के लिए, इसको इनर मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पे क्या दिया है, आउटर मेम्ब्रेन दिया है, इसीलिए हमें ये ऑप्शन सही करना है, ठीक है। ये ऑप्शन सही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता, इनर मेम्ब्रेन अगर होता तो वो करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सबमेंटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर टू एज। जो शॉर्ट आर्म होती है, शॉर्ट आर्म को क्रोमोसोम की रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। तो ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है। पी जो है वो छोटा है और क्यू जो है वो बड़ा है, इतना इस तरह से याद कर लो तो कभी नहीं भूलेगा। पी जो है कैसा है, पी छोटा है और क्यू जो है वो बड़ा है। तो पी छोटा है कहाँ पे, छोटी आर्म के लिए इसको रिप्रेजेंट किया गया है, लॉन्ग आर्म के लिए क्यू को रिप्रेजेंट किया गया है। तो द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज, क्या कहेंगे इसको, पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पी एंड क्यू आर्म, ना कि एम, ना कि एन, ना कि एस, ना कि आई, और कोई भी लेटर नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ आएगा पी एंड क्यू, जिसमें पी जो है वो क्या है, शॉर्ट आर्म को रिप्रेजेंट करेगा और क्यू जो है वो लॉन्ग आर्म को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। तो एक यहाँ पे पेयर दिया गया है और पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसके ऑर्गेनेल में क्या है, खुद का डीएनए नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनमें तो भाई होगा डीएनए, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर तो डीएनए होता ही है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, डीएनए है। अभी मैंने बताया सिंगल एक डीएनए होता है सर्कुलर। यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम में भले डीएनए नहीं होता लेकिन पेयर में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसीलिए ये हमारा पेयर सही होगा। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, इसके पास भी खुद का डीएनए होता है।
तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये बचता है लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये एक ऐसे ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं बच्चों जिनके पास खुद का क्या है, डीएनए नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों कौन सा, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। यहाँ पे फिर मैच कराने वाला क्वेश्चन आया है, मैच करना है कॉलम को ए के साथ, कॉलम 1 को 2 के साथ, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटर्स, फंक्शन दिया गया है लाइसोसोम वैक्यूल राइबोसोम। तो ठीक है, जो सबसे सिंपल लगता है पहले उसको कर लेते हैं। राइबोसोम में क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इसको फर्स्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है। लाइसोसोम का क्या काम होता है, डाइजेशन का काम होता है। जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम के पास क्या है, हाइड्रोलेजेस हैं। हाइड्रोलेजेस क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। एसिडिक पीएच होता है इनका, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये कहाँ पे होगा, लाइसोसोम में होगा। तो लाइसोसोम का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। अब गोल्जी ऑपरेटर्स में क्या होता है बच्चों, मैंने अभी बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, गोल्जी बॉडी में होती है। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं 3rd ऑप्शन। एंड बचता है हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल का क्या काम होता है, ट्रैप करना वेस्ट को एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। तो ये अब हमारा जहाँ पे भी मैच होगा वो ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ए का 3rd, बी का 4, सी का 2nd एंड डी का 1। देखते हैं ये कहाँ पे मैच दिया हुआ है, ए का 3rd, बी का 4, सी का 2, ए का 1st। ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तरीका और होता है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। अगर मान लो आपको खाली राइबोसोम ही पता है कि राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, तो आप डी वाला देख लो कहाँ कहाँ पे जो है 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 1 दिया है, इसमें 1 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट और एक ऑप्शन देखने की कोशिश करो जो आपको लगे कि ये सही हो सकता है। मान लो आपको याद आ गया कि गाल्जी ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको और लिपिड की सिंथेसिस होगी। तो अब तुरंत जो है बी वाला ये ए वाला ऑप्शन देख लो कि ए का 3rd ऑप्शन कहाँ कहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। अब नेक्स्ट जो है और देख लेंगे हम लोग कि लाइसोसोम का देख लेंगे कि लाइसोसोम तो भाई हाइड्रोलेजेस एंजाइम कंटेन करता है। तो इसका काम क्या होगा, हाइड्रोलेज का काम क्या होगा, डिग्रेडेशन करने का। डिग्रेडेशन मतलब डाइजेस्ट करने का। ये काम कहाँ पे हो सकता है, इसका 4th ऑप्शन होना चाहिए। अब देख लो कि बी का 4th कहाँ पे दिया है। अब बस यहीं पे देखो पता चल गया, ए हमारा मिल रहा था, डी हमारा मिल रहा था, पर बी में ये जो है क्लियर हो गया। बी का यहाँ पे 2nd दिया है, इसलिए 3rd ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया। और यहाँ पे बी का 4 दिया है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन जो है सही हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करने की जो ये एक टेक्निक ये भी होती है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए क्या सही है, सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, rRNA की सिंथेसिस होती है। तो इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। ये सब बकवास चीजें हैं इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करने में नहीं करता है। यहाँ फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करने में मेन जो सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम। ये 2 सेल ऑर्गेनल होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हमने और क्या कहा था, मीसोसोम कहा था। क्या कहा था, मीसोसोम कहा था। मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म की तरफ इनवर्ड उसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, और वो वेजाइकल, ट्यूबल या लैमिडी की फॉर्म में बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम। और मीसोसोम के वेरियस फंक्शन होते हैं, जैसे कि सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना। डीएनए के रेप्लिकेशन करने के साथ साथ जब डीएनए का डिवीजन होगा सेल डिवीजन के टाइम पे, तो उनको सेपरेट भी करना।
और क्या करते हैं, और राइबोसोम और जो ये हमारा रेस्पिरेशन का फंक्शन है इसको भी मेसोसोम ही परफॉर्म करते हैं, सिक्रेशन का काम करते हैं। तो बहुत सारी मल्टीपल पर्पस काम रहता है इसका मेसोसोम का। तो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में कौन करता है, मेसोसोम, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है ये कौन करता है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का ये कब होता है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। जब ट्रांसलेशन होगा तो सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो जाके अमीनो एसिड ज्वाइन करेंगे। तो अमीनो एसिड के एक्टिवेशन का काम कौन करता है बेटा, यहाँ पे करता है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, तो ये एंजाइम होता है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेट करता है अमीनो एसिड को, ठीक है। एनाइलाइलेशन की एक प्रोसेस होती है, अगर आप लोगों को याद हो, वो थोड़ा स्टैंडर्ड चीज है इसीलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो हमारे गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, फॉर्मेशन करना सिक्रेटरी वेजाइकल का, ठीक है। सिक्रेटरी वेजाइकल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, सिक्रेटरी वेजाइकल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये काम किसका है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेजाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। लैम्ब्रस क्रोमोसोम, डिप्लोटीन बाइवेलेंट, एकदम सही बात है। डिप्लोटीन के समय यहाँ पे देखने को मिलते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम, लॉन्ग क्रोमोसोम होते हैं और काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। एलोसोम, बेटा ये जो एलोसोम है ना, देखने में बहुत ही थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है। बस जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको अगर आप साइंटिफिकली कहना चाहो तो एलोसोम कह सकते हो। कौन से, जैसे ह्यूमन में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, इनको आप क्या कह सकते हो, इनको आप कह सकते हो एलोसोम, ठीक है। तो एलोसोम हमारे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एल शेप्ड क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात की है। देखो सब मेटासेंट्रिक में क्या है कि एक शॉर्ट आर्म होगी, एक लॉन्ग आर्म होगी, ठीक है। अब जब ये शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म बनेगी तो जब ये सेपरेट होती है ड्यूरिंग एनाफेज तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, जब एनाफेज के दौरान क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, खींचेगा, सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट होगा, तो इस तरह से जब खींचेगा तो एक यहाँ पे क्या एल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। तो इसी की बात की गई है कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो एल शेप क्रोमोसोम भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि एनाफेज के दौरान जब सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड तो वो एल शेप में आ जाते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम oocyte ऑफ एम्फीबियन, बेटा ये गलत बात करी है इन्होंने। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं ये देखने को मिलते हैं इंसेक्ट्स में, ठीक है। इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ये जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होते हैं बेटा ये होते हैं oocytes ऑफ एम्फीबियन में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है oocytes ऑफ एम्फीबियन में दिया हुआ है, ये गलत बात कही है। और यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट मैच, तो ये इनकरेक्ट मैच है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। तो एटीपी का फॉर्मेशन कौन करता है, नन अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट करना है मिसमैच, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बस यहीं से हमारा मिसमैच सेलेक्ट हो गया। एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। प्रोटिस्ट हमारे यूकैरियोट होते हैं, मोनेरा को छोड़ के, मोनेरा को छोड़ के ये एनिमल किंगडम में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो उसमें मैंने इसको बताया था ना कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। इसमें खाली मोनेरा ही ऐसा है जो क्या है, प्रोकैरियोट है, जो प्रोकैरियोट्स को दिया गया है, बाकी ये सब हमारे क्या हैं, यूकैरियोट्स है। अब यूकैरियोट्स में यहाँ पे डाइवर्सिटी है, जैसे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं,
फिर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि प्रोटिस्ट यूकैरियोट हैं या नहीं, तो बिल्कुल है, ये सही ऑप्शन है हमारा। मिथेनोजन भी हमारे क्या है, बैक्टीरिया हैं, ये भी सही है। गैस वैक्यूल देखने को मिलता है ग्रीन बैक्टीरिया में, नहीं क्या देखने को मिलता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं देखते हैं। यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट सेल में। और पूछा क्या गया है, मिसमैच, तो ये है हमारा मिसमैच। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में। नेक्स्ट देखते हैं, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो अभी मैंने बताया लाइसोसोम, इसमें क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलेजेस कहते हैं। और एसिडिक पीएच पे ये सब काम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता है आगे भी। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, बहुत हमने पढ़ा है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीन। देखो बेटा, ये यहाँ तक तो सही है, ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद ये गलत है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे क्या है बच्चों, ये हैं हमारे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अब इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलेंगे, क्यों, बिकॉज इनके पास क्या है, खुद का सर्कुलर डीएनए है, एक सर्कुलर डीएनए है, और क्या है इनके पास 70S राइबोसोम भी है, 70S राइबोसोम भी है, और क्या है इनके पास, और इनके पास है साथ ही साथ आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके पास खुद का आरएनए भी है, डीएनए भी है, और 70S राइबोसोम भी है। तो ये खुद क्या कर लेंगे, ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे कर लेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगी, है ना। लेकिन ये पूरी तरह से जो है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि पूरी की पूरी अपनी प्रोटीन सिंथेसिस ये नहीं करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत उसको फुलफिल करते हैं, रेस्ट जो है वो कहाँ से लेते हैं, सेल से लेते हैं, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म में जो दूसरी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है वहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी नहीं है और पूरी तरह से डिपेंड भी नहीं है, तो ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस है, इनको थोड़ा सा सपोर्ट बाहर से भी चाहिए और थोड़ा सा ये इंडिपेंडेंट भी है, इसीलिए क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ठीक है। और ये कैसे, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल के डिवीजन से बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पहले से ऑर्गेनेल हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनमें डिवीजन होगा और क्या बनेगा हमारा, नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, नया क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। खुद का डीएनए भी होता है, लेकिन जो है प्रोटीन की सिंथेसाइजिंग मशीनरी यहाँ पे इसने कहा है एब्सेंट है, तो यहाँ पे ये इसने बात गलत कर दी। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, एकदम एब्सोल्युटली सही बात कर रहा है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, गलत है। ए एंड बी आर करेक्ट, गलत है। बी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, गलत है। सही ऑप्शन क्या है बेटा, इसका सही ऑप्शन है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो मैंने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है, सिलिया और फ्लैजिला में जो एक्सोनीम है उसमें भी क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल हमारा क्या बनाता है, सिलिया, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर। क्रोमैटिन नहीं बनाता है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम नहीं बनाता है, पराक्सीसोम नहीं बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया था आप लोगों बच्चों की जो हमारा लाइसोसोम है वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह, उनसे प्रोटेक्ट करती है लाइसोसोम को, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियाई हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा डबल मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट भी हमारा डबल मेम्ब्रेन है। तो सही ऑप्शन क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर। तो बच्चों वाटर सॉल्युबल जो पिगमेंट होता है वो खाली एक ही होता है और वो होता है हमारा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन हमारा क्या है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, और ये किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरोटीनाइड्स जो है हमारे, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल होते हैं, ऑरेंज येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑरेंज कलर। ज़ैंथोफिल क्या है हमारे, ये भी हमारे कैरोटिनॉइड्स ही हैं, और ये जो है ये भी जो है कैरोटिनॉइड है, इसीलिए ये भी क्या है, फैट सॉल्युबल हैं। और ये किस कलर के हैं, येलो। और क्लोरोफिल्स हमारे क्या हैं, ये भी फैट सॉल्युबल हैं और इनका कलर क्या है, ग्रीन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे बच्चों। सही ऑप्शन इसका एंथोसाइनिन है। मैच कराना है फिर से। थाइलेक्वाइड, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, क्रोमैटिन। तो थाइलेक्वाइड में क्या है, डिस्क शेप सैक्स इन गोल्जी ऑपरेटर्स, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सिस्टर्नी में फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा, क्रोमैटिन इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको करेक्ट अरेंज करना है। तो हमारा जो ए है थाइलेक्वाइड, ये क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, जैसे कि 10-10 के सिक्के रखे हों 10 ठो, तो उस तरह की स्ट्रक्चर एक क्रिएट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। और अगर सिंगल 10 का सिक्का है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे ग्राना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थाइलेक्वाइड का ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, हमारा आ रहा है थर्ड ऑप्शन। क्रिस्टी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बी का हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। सिस्टर्नी हमने कहाँ देखी थी, गोल्जी बॉडी में देखी थी, तो सिस्टर्नी का सही ऑप्शन क्या हो जाए, डिस्क शेप सैक्स इन गोल्जी ऑपरेटर्स फर्स्ट, एंड क्रोमैटिन हमारा क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताई थी आप लोगों को होती है, तो इसका सेकेंड मिला लेंगे। कहाँ पे दिया है ये, थर्ड फोर्थ 1 2, थर्ड फोर्थ, यहाँ पे 2 दिया है इसलिए गलत हो गया, थर्ड फोर्थ 1 2, डी ऑप्शन इसका जो है एकदम सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सेल्यूलर ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेन, ऐसे सेल्यूलर ऑर्गेनेल के बारे में बताना है जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड न्यूक्लियाई। तो राइबोसोम हमारा क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन हमारा। लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी गलत हो गया। क्रोमोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे राइबोसोम आ गया इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे क्या है, मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, तो फिर सोचना ही नहीं है, राइबोसोम अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 nm एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर इज नोन एज। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है बच्चों, माइक्रोफिलामेंट भी नहीं होता है, लेमिन्स भी नहीं होता है। सही ऑप्शन इसका क्या होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कंपोनेंट है हमारा किसका, साइटोस्केलेटन का। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करी गई है किसकी, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या करता है, एनर्जी बनाता है। लाइकवाइज प्लास्टिड भी हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। राइबोसोम हमारा क्या करता है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो बचा हमारे पास क्या, वैक्यूल। वैक्यूल क्या करेगा, रेगुलेट करता है सेल को अगर वो वाटर में रखी गई है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन के लिए ऑस्मोटिक एक्सपेंशन जो है सेल का, वो कौन रेगुलेट करेगा, वैक्यूल करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वैक्यूल होगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कराना है, इस क्वेश्चन में मैच कराना है करेक्ट आंसर्स को, ठीक है। तो सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टी, राइबोजाइम। सेंट्रियोल क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलेक्वाइड, न्यूक्लिक एसिड, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला। तो अभी सेंट्रियोल का मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था ना, उसमें था कि सेंट्रियोल हमारा क्या क्या बना रहा है, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, उसमें भी एक ऑप्शन था ये। तो सेंट्रियोल हमारा क्या बनाता है, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल के आगे हम फोर्थ लिख देंगे। क्लोरोफिल हमारा कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, थाइलेक्वाइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम क्या कर देंगे, सेकेंड ऑप्शन कर देंगे। क्रिस्टी हमारा रिलेटेड है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से, तो फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे। राइबोसोम क्या है, राइबोजाइम कहा गया है यहाँ पे, तो राइबोजाइम हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड। असल में राइबोजाइम होता क्या है, जब हमारे जो आरएनए हैं, आरएनए के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो क्या एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो जब जो आरएनए है हमारे, जब वो एंजाइम की तरह काम करने लगते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं राइबोजाइम। तो यहाँ पे राइबोजाइम की बात करी गई है, तो वो भी हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही है, ठीक है। तो हम मिला लेंगे, ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3rd। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल क्या होता है, एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल। तो एनर्जी ट्रांसफर करने में गोल्जी बॉडी का कोई रोल नहीं होता है। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। तो ये एकदम सही बात की गई है, जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, जो प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी में आती है। यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन होते हैं, और फिर जो टारगेटेड पॉइंट होता है वहाँ पे प्रोटीन जो है वो सेंड कर दी जाती है गोल्जी बॉडी के द्वारा, ठीक है। इन ट्रैपिंग लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू द केमिकल, ये सब प्लास्टिड का काम है, ये सब किसका काम है, प्लास्टिड का काम है। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये सब किसका काम है, ये सब किसका काम है बच्चों, ये जो है उसका काम है, हमारे जो डाइजेशन का काम करता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम हो गया, उन सब का काम है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। सेंट्रोमियर किस लिए रिक्वायर्ड है, दो सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में ज्वाइन कराए रहता है, ठीक है। तो वो एनाफेज के दौरान सेपरेट हो जाते हैं, तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेंट्रोमियर। साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज के लिए कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रॉसिंग ओवर मैंने बताया था आप लोगों को कि जो दो क्रोमोसोम के दो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे उनमें इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा सेंट्रोमियर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। तो क्रॉसिंग ओवर में सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं होता है। सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होती है, जो है हमारे mRNA की सिंथेसिस होती है, ठीक है। mRNA की सिंथेसिस होती है DNA से, तो ये कोई पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ पे सही पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन एकदम सही है, ये वाला, ठीक है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, रिडक्टिव, एनाबॉलिक एंजाइम। कितनी बार हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। Which one of the following organelle is located near the nucleus and contain a collection of flattened membrane bound cisternae? क्या है, सिस्टर्नी, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी किसकी बात कर रहा है, अब तक आप समझ गए होंगे, गोल्जी ऑपरेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग। इतनी बार इसको पढ़ा है, क्रिस्टी की बात कर रहे हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है क्रिस्टी के फॉर्म में, ठीक है। सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करता है। द लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ये कोई मॉडल नहीं है, ये बहुत पुराना मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन, ये भी कोई मॉडल नहीं है, ये है हमारा सही आंसर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेट ऑफ राइबोसोम्स एंड आरआरएनए, नहीं बेटा,
ओनली आरएनए नहीं, पेरोक्सिसोम नहीं, सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए। देखो ये क्या है, ये जो है एक एमआरएनए है, ठीक है। ये क्या है, एक एमआरएनए है, क्या है, एमआरएनए है ये, ठीक है। एमआरएनए है प्रोकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स में क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, तो इनका एमआरएनए कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा, बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और एमआरएनए जो है, अगर उस पे जल्दी से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो एमआरएनए क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में एक पॉलीराइबोसोम का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो राइबोसोम्स हैं वो एक एमआरएनए में कई सारे राइबोसोम जो है मिलके सेम तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। मल्टीपल राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं, इस तरह से इनसे क्या करेंगे, सेम तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। एक राइबोसोम से क्या, एक एमआरएनए से कई सारी प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, कौन, कई सारे राइबोसोम, इस तरह से, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये क्या है हमारा, ये है हमारी प्रोटीन, और ये जो ग्रीन कलर का है ये है हमारा राइबोसोम, और ये रेड वाला जो स्ट्रिंग दिख रहा है ये है हमारा क्या, एमआरएनए। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक एमआरएनए से क्या हो रहा है, बहुत सारे राइबोसोम जो है एक एमआरएनए की स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, कई सारी सेम तरह की प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, और इसी के आगे नोट कर लेंगे टू सिंथेसाइज सेम काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, टू सिंथेसाइज सेम काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों, आगे इसी स्टेटमेंट के आगे इसको भी ऐड कर लेना है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, सही बात है। प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, सही बात है। प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब न्यूक्लिक एसिड एंड, देखो न्यूक्लिक एसिड के नहीं बने होते हैं। यहाँ पे जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसका होता है प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स, और होती हैं कार्ब्स, ठीक है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी है, प्रोटीन्स एंड, किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड की, प्रोटीन्स की, ठीक है। तो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, इंट्रिंजिक प्रोटीन, दो तरह की प्रोटीन हमने पढ़ी हैं, तो यहाँ पे अलग अलग करके दे दिया गया है। इंटीग्रल प्रोटीन खाली नहीं होती है, हेमीसेल्यूलोज खाली नहीं होता है, ओलिगोसैकेराइड खाली नहीं होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आंसर की बात करें तो इसका ये वाला आंसर होगा, फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंजिक प्रोटीन एंड इंट्रिंजिक प्रोटीन। अगर एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक हटा के खाली प्रोटीन दिया होता तब भी ये ऑप्शन सही होता, पर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन वगैरह भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड एंड एक्सट्रिंजिक एंड इंट्रिंजिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने ऑलमोस्ट 68 क्वेश्चन किए हुए हैं, जो हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है उसके, और जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हैं इसमें सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। स्टिल अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम लोग वहाँ पे उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन, यहीं पे हम इसको क्लोज करेंगे। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों से जो हम लोगों ने सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है। तो
आप लोगों को मेरा ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ वीडियो को ढेर सारा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे PYQs ही डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से डिस्कस करेंगे। पहले PYQs सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जो भी उनके ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला सेशन डेडिकेटेड रहेगा हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन के PYQs पे। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।